किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरसात के मौसम में सूकरों की सही देखरेख और प्रबंधन। ट्राइकोडर्मा विरिडी का फसलों में प्रयोग और लाभ। अपने राज्य में बहुत से भूमिहीन किसान और युवक सूकर पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, लेकिन इस व्यवसाय से वे उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण है किसानों द्वारा मौसम के अनुरूप इनकी सही देखरेख और प्रबंधनों को नहीं अपनाना। अगर किसान इनका प्रबंधन मौसम के अनुसार सही तरीके से करे तो इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। बारिश का मौसम आ चुका है और अभी बारिश का मौसम को बीमारियों का भी मौसम कहते हैं और इसमें हमारे जो पशु हैं अगर उनको सही ढंग से देखभाल नहीं किया जाए तो बीमार होते हैं, मृत्यु दर भी अधिक हो जाती है, उत्पादन क्षमता में कमी होती है, जिसका सीधा असर हमारे किसानों की आमदनी पे पड़ता है। तो ये बारिश के मौसम में कुछ विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है और तैयारियां करने की भी ज़रूरत होती है। सर्वप्रथम बारिश का मौसम जैसे ही आता है हम लोग खुद के आवास के बारे में चिंतित रहते हैं कि किस तरह आवास को ठीक किया जाए ताकि अंदर पानी का रिसाव नहीं हो। उसी तरह से पशुओं के बाड़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। बारिश का मौसम जैसे ही होता है तो अंदर बाड़े में किसी तरह के पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। बहुत सारा बाड़े देखेंगे बारिश में टपकने लगता है, पानी बाड़े के अंदर आती है, तो इसका दुष्परिणाम पशुओं पे पड़ता है। बाड़ा बिल्कुल साफ सुथरा, स्वच्छ और सूखा होना चाहिए। विशेष सावधानी देनी चाहिए कि जो बारिश के मौसम में जो जमीन है, फ्लोर है, वो चिकना नहीं हो, रूखा रहे और उसकी साफ सफाई रखें और कोशिश करें कि उसको सूखा रखें। किसी तरह का लीकेज हो, पानी का बहाव अंदर की ओर आ रहा है तो उसको तुरंत बंद करें और वेंटिलेशन की पूरी सुविधा होनी चाहिए। सूकर पालन खुली और बंद दोनों विधि से किया जा सकता है। इसके लिए बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। और दूसरी चीज़ की खान पान की जो व्यवस्था करते हैं कि बारिश के मौसम में देखा जाता है कि जो दाना या भूसा देते हैं, चारा देते हैं, दाना देते हैं, किसान उसको स्टोर करके रखते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में वही दाना खराब होने की संभावना होती है। वो दाना खराब होने का मतलब है कि फंगस उस पर आ जाता है। आप देखे होंगे जो दाना है या हरा चारा है, सूखा चारा है, उसको स्टोर करते हैं और पानी का जब रिसाव होता है तो उसमें एक तरह का जो फंगस है जिसको एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं वो उसके ऊपर जम जाता है। और वैसे दाना या चारा को अगर पशु को खिलाते हैं
तो अफ्लाटॉक्सिकोसिस नामक एक बीमारी पशुओं में होती है, जिससे पशुओं की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से दूषित चारों को पशु को न खिलाएं। बारिश के मौसम में फ्रेश चारा कोशिश करें कि बिल्कुल ताज़ा चारा पशुओं को दें। सूकर को जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल तथा बाजरा खिला सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर आइल, केक, मीट, मील तथा फिश मील को अनाज में मिलाकर खिला सकते हैं। सूकर को उनके वजन के हिसाब से अनाज दिया जाता है। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सूकर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाएं। वहीं 100 से 250 किलोग्राम के वयस्क सूकर को 5 से 8.5 किलोग्राम अनाज जरूर दें। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादाओं को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। साथ ही खनिज, लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं। तो इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बरसात के मौसम में संतुलित आहार तो देते ही हैं, साथ ही साथ उसमें स्वच्छ पानी की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। बारिश के मौसम में खाना और पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ पशुओं को मिलना चाहिए। इसमें किसी तरह का जो है इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम आहार की बात कर रहे हैं तो बरसात के मौसम में ज़्यादातर पशु जो है हरा चारा खिलाने के लिए देते हैं। तो हरा चारा में देखा जाता है कि या तो पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं या फिर उसको काट कर देते हैं। लेकिन हरा चारा को, भींगा हुआ हरा चारा कभी भी पशु को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हरा चारा जब हम काटते हैं और बारिश के मौसम में बारिश हो रही है, पूरा भींगा हुआ है, वैसे ही अगर पशु को खिलाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में पानी पशुओं के पेट में जाता है, जिससे वैसे हरा चारा को खाने से पशुओं में दस्त होता है। तो सबसे पहले उसको काट के थोड़ी देर रख दें या रात भर उसको रख दें, थोड़ा नमी कम हो जाए, तब पशुओं को खिलाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अब बीमारियों की जब बात करते हैं तो इस समय देखा जाता है कि परजीवी रोग की समस्या काफ़ी अधिक होती है। इसमें बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। तो बारिश के मौसम से पहले अंतः परजीवी नाशक दवा देना बहुत ही जरूरी है। अंतः परजीवी नाशक जो दवा है उसमें पेट में जो कृमि होता है उसका नाश करता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि बाह्य परजीवी में देखा जाता है कि जू, किस्सू, पिस्सू, किलनी, ये सब होता है जो उसके चमड़े में चिपका रहता है और उससे वो खून चूसता है, जिससे भी पशु काफ़ी प्रभावित होते हैं और इसका असर उत्पादन और प्रजनन क्षमता पर पड़ता है और बहुत सारे रोग के वाहक होते हैं ये बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी नाशक दवा डॉक्टर की सलाह लेकर के दें। इसमें आइवरमेक्टिन की दवा दे सकते हैं या फिर बहुत सारे जो दवा होता है वो लगाने के लिए भी होता है, पानी में घोल करके उसको बाल के जड़ में अगर लगाने से इस तरह के बाह्य परजीवी का नाश होता है। साथ ही साथ बाह्य परजीवी को खत्म करने के लिए करंज का तेल में कपूर और गंधक, 100 ml करंज का तेल ले लें, 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम गंधक मिला करके बाल के जड़ में लगाते हैं तो बाह्य परजीवी खत्म होता है। आमतौर पर इस मौसम में सूकरों को कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इससे बचाव के लिए आवास की नियमित सफाई करें। सप्ताह में कम से कम एक बार लाल दवा से आवास और फर्श को जरूर धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। अगर पशु रोग से ग्रसित हो तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। उसी तरह से कुछ जीवाणु विषाणु रोग भी होते हैं बरसात के मौसम में, उसकी रोकथाम करने की बहुत ही ज़रूरत होती है। जैसे सूकरों में स्वाइन फीवर का टीका करना बहुत ही ज़रूरी है। स्वाइन फीवर भी इस समय इसका प्रकोप अधिक होता है, तो स्वाइन फीवर टीका 1 ml मात्रा चमड़ा में दे सकते हैं। पहला टीका 2 महीने की उम्र में और उसके बाद साल में एक बार इसका टीकाकरण करके इस बीमारी से इसका बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
फसलों में रासायनिक दवाओं के अधिक प्रयोग से मिट्टी और उत्पादन दोनों पर खराब असर पड़ता है, जबकि बाजार में कई ऐसे जैविक उत्पाद उपलब्ध है जिनका आप फसलों में प्रयोग करके कीट रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक फफूंद ट्राइकोडर्मा रोगनाशी के बारे में बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, हम अगर दलहनी फसलों की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई दलहनी फसलों में विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलों का बहुतायत में खेती करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं दलहनी फसलों में, जो है उसमें उगरा की समस्या, फफूंद जनित बीमारियों की समस्या। और ऐसे में अगर हम बात करें तो अगर हम रासायनिक दवाओं की तरफ जाते हैं तो हमारी लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, लागत बढ़ जाती है खेती में। अगर हमको लागत को कम करना है तो विश्वविद्यालय द्वारा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जवाहर जैव उर्वरक केंद्र के माध्यम से जवाहर ट्राइकोडर्मा जो है फफूंदनाशक का तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल जैविक रूप से है। और जैविक फफूंदनाशक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदीनाशक एक कवक है। धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। ट्राइकोडर्मा एक रामबाण जो हमारा फफूंदनाशक के रूप में जाना जाता है। ट्राइकोडर्मा का जब भी हम इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा किसान भाइयों को हमेशा ये सिफारिश करते हैं कि वो बीजोपचार करें। और बीजोपचार के साथ अगर आपके खेतों में ये समस्या किसी प्रकार से रोग या फफूंद वाली बीमारियां लगातार आ रही हैं तो आप उस खेत की भूमि का उपचार करें। और भूमि उपचार करने से आपको ये समस्या में 100% निजात मिलती है, 100% इससे रोकथाम होती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का जब भी हम इस्तेमाल करें तो खेतों में जब हम भूमि उपचार करने की बात करते हैं तो इसमें तरल जो उर्वरक जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसकी 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए हम अच्छी तरीके से लगभग 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए या केचुआ खाद या फिर हमारी जो मिट्टी है उसमें इसको अच्छी तरीके से मिलाकर अगर हम 2-4 दिन के लिए इसको किसी नमी वाले स्थान पर रख के और हमारे जो बारदाने हैं उससे ढांक कर पानी का छिड़काव करते रहें और उसके बाद इसको भूमि में अच्छी तरीके से इसका फैलाव कर दें, छिड़काव कर दें और उसके बाद हल्की पानी की सिंचाई करके और बुआई के बाद अगर हम हल्की सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में फफूंद जनित जितनी बीमारियां हैं उससे निजात मिलेगी। हमारा जो जवाहर ट्राइकोडर्मा जो है वो तरल रूप में भी 1 लीटर के पैकिंग में, साथ ही हमारा पाउडर रूप में भी 1 किलोग्राम पाउडर के रूप में पैकेट के रूप में उपलब्ध होता है। किसान भाइयों, जब भी हम ट्राइकोडर्मा पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 किलोग्राम पाउडर प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 50 किलोग्राम आपकी केचुआ खाद, गोबर खाद या मिट्टी में मिलाकर ही उसका खेत में फैलाव करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बनाते समय छिड़काव करें या गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर क्यारियों में बिखेर दें। दूसरी बात आती है बीजोपचार की। तो बीजोपचार के लिए हमारे जो ट्राइकोडर्मा है उसकी लगभग मात्रा 8 से 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं, ताकि जो हमारे बीज में अगर किसी प्रकार की फफूंद जनित बीमारी है तो उसकी रोकथाम हो जाती है। जो हमारा ट्राइकोडर्मा है इसको जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बीजोपचार हमेशा छाया वाले स्थान पे करें। छाया वाले स्थान करने के बाद में उसको अच्छी तरीके से फैला दें। जब हल्का सा वो सूख जाए उसके बाद ही हमको इसकी बुआई करनी है। बुआई हमेशा 3 से 4 घंटे के अंदर कर लें, ताकि आपके जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहे और वो शीघ्रता के साथ भूमि के अंदर
पहुंच जाएं ताकि वो अपना कार्य और अपनी क्रियाशीलता को बढ़ा लें। और एक चीज हमेशा याद रखें कि हमारे जो जैव उर्वरक हैं, जब भी आप कहीं भी किसी भी केंद्र से खरीदते हैं तो उनको हमेशा आपको छाया वाले स्थान पे रखना है, धूप में नहीं रखना है, बीजोपचार हमेशा छाया वाले स्थान में करना है। इस प्रकार से ट्राइकोडर्मा जो है एक रामबाण फफूंद जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए एक ऑर्गेनिक या जैविक रूप से एक उत्पाद है जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों को अवश्य करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे ट्राइकोडर्मा के विकास और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले देख लें कि मिट्टी सूखी ना हो। जिस खेत में ट्राइकोडर्मा को डाला गया हो उस खेत में 1 सप्ताह तक कोई भी फंगीसाइड या फफूंदी नाशक का इस्तेमाल न करें। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें उस पर सीधे ना पड़े। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद अधिक दिनों तक के लिए न रखें। उपचारित गोबर की खाद का इस्तेमाल अधिकतम 3 से 4 माह तक करना अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा सभी सरकारी बीज भंडारों तथा दवा की दुकानों में उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों से भी इसको आप ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आज सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियां महंगी होने से घर का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन यदि आप अपने घर पर ही सब्जियों को उगाएं तो सब्जियों पर हो रहे खर्च से तो बच ही सकते हैं। साथ ही ताजी और रसायन मुक्त सब्जियों का खाने में आनंद ले सकते हैं। आज हम आपको निशाकांत चतुर्वेदी से मिलवा रहे हैं जो किचन गार्डनिंग पर जानकारी दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिनसे पुरानी पद्धतियों से जुड़कर लोग बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे घरों में होता था बेल वाली फसलें, लौकी, टिंडा, तोरई, सेम, ये हम लोग घर की दीवारों पर लगा लेते थे, छप्पर के ऊपर लगा लेते थे, जिससे कि हमें ज़रूरत के हिसाब से हमेशा सब्जियां मिलती थी। इस चीज़ को हमने समय के साथ साथ खो दिया, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर हम आज भी उसी पुरानी पद्धति पे आएँ तो हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। पिछले कोरोना काल में देखने को आया कि आदमी घरों के अंदर बंद होकर रह गया। खाने के लिए सब्जी बाज़ार से आ रही थी और कहीं मिल रही थी तो उसके ज़्यादा पेस्टिसाइड बहुत था। आजकल आदमी घरों में रह के डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो अगर हम घर के अंदर रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं, शहरों में या गांव के अंदर आप छोटे सा किचन गार्डन बना के अगर हम सब्जियां लगाते हैं, तो जो सरकार आजकल स्कीम चला रही है कि किस तरह से महंगाई कम की जाए, उस महंगाई को आप अपने स्तर पे भी कम कर सकते हैं। बहुत महंगी महंगी सब्जियां जो बाज़ार में नई आने पर मिलती है, उसको आप अपने लेवल पे अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को बागवानी का शौक होता है, लेकिन पेड़ पौधे लगाने के लिए उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। ऐसे में उनके लिए किचन गार्डनिंग एक बेहतरीन विकल्प है। किचन गार्डन लगाकर आप ताजे फल सब्जियां तो उगा ही सकते हैं, साथ ही बाजार से जो फल सब्जियां खरीद कर लाते हैं उनके खर्च को भी कम कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास या फिर घर की छत पर किचन गार्डन कम लागत में आसानी से लगा सकते हैं। किचन गार्डन में आप मौसम के अनुसार सब्जियों को जैसे टमाटर, पालक, मूली, गाजर, मिर्च, लौकी, पालक, मेथी, गोभी, बैंगन, हरी पत्तियों के लिए धनिया भी लगा सकते हैं।
इन सब्जियों के अलावा फलों में पपीता, केला, नींबू, अमरूद लगाया जा सकता है। किसान के पास इतना सुविधा नहीं होता है कि वो 1-2 एकड़ जमीन के ऊपर प्रोटेक्टेड फार्मिंग कर पाए, लेकिन हाँ, आपके पास ये सुविधा है कि आप 4 बेल 2 बेल अपने घर के पास लगा सकते हैं और उसमें आप अपनी फसल को उगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर आदमी अगर इस तरह सब्जियां अपने घर में उगाने लगेगा तो आपका मंथली बजट अपने आप कम हो जाएगा। आपको खाने के लिए पेस्टिसाइड के बिना सब्जियां मिलेंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जो आजकल सोसाइटी में लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, वो डिप्रेशन के शिकार नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को उगते हुए देखने से आपको खुशी महसूस होती है। इन सब के अलावा जो हमारी हेल्थ रिलेटेड इलनेस हो गई है, हमें डायबिटीज़ होना शुरू हो गया है, या जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, तो अगर हम घर में रह के थोड़ा बहुत इस तरह की कृषि क्रियाएं करते हैं, गुड़ाई करते हैं, हाथों को बार बार बेल चढ़ाने के लिए ऊपर उठाते हैं, इसी चीज़ को देखने के लिए छत पर बार बार देखने जाते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। किचन गार्डन आपके घर पर ताजे फल और सब्जियों को उगाने का एक शानदार तरीका है। किचन गार्डन में फल सब्जियों को लगाने के बहुत से फायदे हैं। पपीता, केला, नींबू, अमरूद की वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार के सदस्य किचन गार्डन में आवश्यकता से अधिक शाक सब्जियां पैदा कर आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। घर के चारों ओर खाली भूमि का सदुपयोग कर सकते हैं। मनपसंद की सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं। सब्जियों को खरीदने में जो खर्च हो रहा है उससे बच सकते हैं। सब्जी खरीदने के लिए कहीं पर भी जाना आना नहीं पड़ेगा। घर के व्यर्थ पानी और वेस्टेज का सदुपयोग कर सकते हैं। बाजार से खरीदकर लाई गई शाक सब्जियों की तुलना में घर पर लगाई गई शाक सब्जियां अधिक स्वादिष्ट और रसायन मुक्त होती हैं। इन सभी लाभों को देखते हुए आप भी अपने घर पर शाक सब्जियों को लगा सकते हैं और घर पर तैयार ताजा फल और सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि देश के हित में, अपने हित में आप किचन गार्डन कीजिए और रूफटॉप गार्डन कीजिए। देखिए, आप अपने बच्चों को जोड़िए, कितना अच्छा लगता है, उनको भी पता चलेगा कि प्रकृति को किस तरह बचाया जाता है। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव चाअवली, जिला गुमला के रमेश महतो ने। आपने ग्राफ्टिंग से नए पौधे तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आपने पूछा कि आम पे ग्राफ्टिंग कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए हमको 1 साल पहले से ही तैयार रहना पड़ता है कि ग्राफ्ट कैसे तैयार किया। तो 1 साल पहले हमको क्या करना है कि सारा का सारा आम का बीज इकट्ठा करना है। उसको 15 बाई 7 सेंटीमीटर का जो पॉली बैग रहता है उसमें FYM मिट्टी और थोड़ा सैंड और अगर मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके 1:1 रेशियो में उसको बैग फिल करके उसमें हमको आम का बीज सोइंग कर देना है। आम का बीज सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और पौधा हमारा 1 साल पुराना हो जाएगा, को हमको ग्राफ्टिंग के लिए यूज करना है। तो नेक्स्ट ईयर हमको क्या करना है कि अगर पॉली हाउस अवेलेबल है तो पॉली हाउस के अंदर हमको ग्राफ्टिंग फरवरी मार्च में ही हम इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, पॉली हाउस के अंदर की कंडीशन में। अगर उस केस में हमारा रूट स्टॉक 6 से 8 महीने पुराना भी चलेगा पॉली हाउस के अंदर। अगर हमको ओपन कंडीशन में करना है तो जुलाई अगस्त में हम ग्राफ्टिंग करेंगे, जो इस समय सबसे सटीक टाइम है रनी सीजन के बाद में। वीनियर ग्राफ्टिंग में आम के नए पौधे तैयार करने के लिए चीरा लगाने के लिए एक छोटी चाकू स्केटी है। कलमों को बांधने के लिए पॉलीथीन की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमको क्या करना है कि रूट स्टॉक को हमें 18 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से इसको कट कर देना है। साथ में उसमें हम सॉफ्टवुड वेज ग्राफ्टिंग मेथड से ग्राफ्टिंग करेंगे, उससे हमको हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेस मिल जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मदर प्लांट है
वो हमको एक अच्छा सा मदर प्लांट सेलेक्ट करना है, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। और मदर प्लांट में हमको ग्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले जो सिलेक्टेड ब्रांच होगी जिसको हम ग्राफ्ट करेंगे 4 से 5 महीने पुरानी ब्रांच को, और इसका हमको डायमीटर ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसकी लंबाई हम कम से कम 15 से 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें कम से कम 3 से 4 कलिकाएँ होना चाहिए। और इसको हम ग्राफ्टिंग करने से 10 दिन पहले इसकी पत्तियों को हम अच्छे शार्प सिकेचियर से कट कर देंगे और ताकि इसमें न्यू शूट, न्यू बड्स जो है निकलना, स्प्राउट करना शुरू कर दें। फिर इसको हम सॉफ्टवुड वेज मेथड से रूट स्टॉक में वी शेप का कट लगा के और इसको हम इन्वर्टेड वी शेप का कट लगा के हम इस रूट स्टॉक में सेट करेंगे और उसको अच्छी से हम पॉलीथीन टेप से रैप करेंगे। और हम इसके ऊपर अगर मॉइस्चर लेवल कम है तो एक पॉलीथीन कैप करके आता है, उसको हम ऊपर से फिट कर देंगे ताकि मॉइस्चर लेवल बना रहे और ये ग्राफ्ट हमारा 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। बीनियर ग्राफ्टिंग में 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूल वृंत, यानी वो पौधे जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है सांकुर डाली। सांकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या पौधे से काट कर लाते हैं या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूल वृंत को चुन लेते हैं, फिर मात्र पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 माह पुरानी पेंसिल के आकार की हो। इसको संकुर डाली कहते हैं। इस शाखा की कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं, फिर मूल वृंत के निचले हिस्से पर 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव करके छिलका उतार देते हैं। इसके बाद सांकुर डाली को भी इसी तरह से काट देते हैं, फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथीन के पट्टे से बांध देते हैं। करीब 1.5 माह बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। ऐसे पेड़ बाग में 1 साल बाद लगने लायक हो जाते हैं। जहाँ तक कि देखा जाए कि हम विनियर मेथड से भी इसका कर सकते हैं और हम इसमें इन सीटू ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इन सीटू ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम जिस फील्ड में हमको प्लांटिंग करवाना है उस फील्ड में सबसे पहले हम एक फीट में 2 से 3 बीज बुआई कर देंगे और 1 साल के बाद फील्ड में ही हम इसका ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा बच जाएगा, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हैं कि अगर पौधा मर जाता है तो हमको एक साइज का प्लांट ऑर्चर्ड में मिलना संभव नहीं है। इसीलिए सॉफ्टवुड वेज मेथड का ग्राफ्टिंग बहुत ही उचित है और ये हमको फायदेमंद भी रहेगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।